आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पहले पेशेंट की सर्जरी से पहले की कंडीशन। अब आइए जानते हैं कि उनकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी कैसी रही। तो मुझे अब लगता है कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना लेना चाहिए, क्योंकि रूट्स बिल्कुल गायब हो चुकी हैं और बॉल्ड एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मेडिसिन्स लिए हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस किए हैं डॉक्टर्स पे, बट कोई बेनिफिट्स नहीं हुआ। होप लूज़ हो गई थी बिल्कुल, ये लगा था कि बस अब तो जो है मेडिसिन से नहीं हो पाएगा। क्यूएसटी से एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि मेरी सर्जरी अच्छी हो, मुझे बेहतर रिजल्ट्स मिलें और एक एग्रेसिव लुक जो मेरे बालों का था, जो मैं पहले हेयर स्टाइलिंग करता था, वही लुक मेरा मुझे वापस मिल जाए। माय नेम इज़ नितेश राणा एंड हेयर फॉल मेरा 22 की एज से स्टार्ट हो गया था। तो मुझे अब लगता है कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना लेना चाहिए, क्योंकि रूट्स बिल्कुल गायब हो चुकी हैं और बॉल्ड एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हेयर फॉल का रीज़न मुझे लगता है कि शायद मेरी मैटरनल साइड से भी कुछ जेनेटिक्स हो सकते हैं, और दूसरा टाइम से पहले स्ट्रेस, बस यही रीज़न है जो मुझे लगता है। जी, मेडिसिन्स लिए हैं, बहुत सारे जो है एक्सपेंसेस किए हैं डॉक्टर्स पे, बट कोई बेनिफिट्स नहीं हुआ। शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिट्स मिलते थे, बट लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स मुझे नहीं हुए, तो फिर देन आई डिसाइडेड फॉर द हेयर ट्रांसप्लांटेशन। क्यूएसटी का मुझे जो पता लगा है वो मेरे फ्रेंड्स के थ्रू लगा है। मैंने बहुत सारे हेयर ट्रांसप्लांटेशन के डिफरेंट क्लिनिक्स के रिजल्ट्स देखे थे, मुझे जिसमें क्यूएसटी मुझे बेस्ट लगा, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं क्यूएसटी से ही कराऊंगा। होप लूज़ हो गई थी बिल्कुल, ये लगा था कि बस अब तो जो है मेडिसिन से नहीं हो पाएगा, तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट ही ओनली सॉल्यूशन बचा था, तो इसलिए मैंने हेयर ट्रांसप्लांट को चुना। एक्चुअली आई वाज मोर फोकस्ड ऑन द रिजल्ट, तो मैंने रिजल्ट दोनों के देखे, दोनों को कंपेयर किया। क्यूएसटी मुझे ज़्यादा सिक्योर और ज़्यादा सेफ लगा, और क्यूएसटी के रिजल्ट भी सबसे बेहतर थे, और यहाँ पर ज़ीरो कंप्लेंट थी। मतलब मुझे कोई भी एक ऐसा कस्टमर या फिर कहीं से भी कोई फीडबैक ऐसा नहीं मिला क्यूएसटी के रिगार्डिंग जो कि नेगेटिव, तो दैट्स व्हाई आई चूज टू गेट क्यूएसटी। स्टार्टिंग से ही मतलब एक पर्सनालिटी में मैं जो मानता था वो मेरे बाल थे, और जब वही नहीं रहे तो सडनली मेरी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गई। तो मुझे लगता है कि एक कॉन्फिडेंट दिखने के लिए बेटर लुक्स होने बहुत ज़रूरी हैं, और उन बेटर लुक्स में सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करते हैं वो मेरे लिए मेरे बाल थे। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अब ट्रांसप्लांटेशन करा लेना चाहिए। सारी चीज़ें करने के बाद फिर जब कोई कुछ वर्क नहीं किया, तो फिर उन्होंने भी बोल दिया देन कि आप जाइए, कोई बात नहीं, आप ट्रांसप्लांट करा लीजिए। डॉक्टर ने जो मुझे ग्राफ्ट सजेस्ट किए हैं वो 4500 सजेस्ट किए हैं, और मतलब आज के लिए बस यही चल रहा है कि सर्जरी होगी, सेफ होगी। वैसे कोई डर वगैरह नहीं है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें थी मैं सारी की सारी रिसर्च करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, एंड आई नो इट्स अ सेफ सर्जरी। और थोड़ा सा पेन को लेके लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा पेन होता है, हेडेक होता है, ये सब इश्यूज रहते हैं। तो मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स से भी कंसल्ट किया है, वो जो लोग सर्जरी करा चुके हैं, तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत पेन होता है, वो भी आपका मेडिसिन वगैरह से चला जाता है, तो कोई डरने की बात नहीं है। तो आई एम कॉन्फिडेंट। क्यूएसटी से एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि मेरी सर्जरी अच्छी हो, मुझे बेहतर रिजल्ट्स मिलें, और एक एग्रेसिव लुक जो मेरे बालों का था, जो मैं पहले हेयर स्टाइलिंग करता था, वही लुक मेरा मुझे वापस मिल जाए। डेफिनेटली अगर मेरा हेयर स्टाइल मुझे वापस मिलता है तो कॉन्फिडेंस मेरा 100%, जो मैं पहले जितना मैं कॉन्फिडेंट फील करता था मैं उतना ही कॉन्फिडेंट फील करूँगा। और हेयर स्टाइलिंग का जो हेयर स्टाइलिंग मेरा था, मैं वही जो है वापस से करना चाहूँगा। इनिशियल स्ट्रेटजीज में मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा कि आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखिए, हेल्दी रखिए। एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स से ज़्यादा आप अपने जो है डाइट वगैरह पे ध्यान रखिए, क्योंकि अगर डाइट वगैरह अच्छी होगी तो जो हेयर फॉल का जो प्रोसेस है हम उसको डिले कर सकते हैं। बट अगर आप इस स्टेज तक पहुंच चुके हैं और आपको लगता है कि अब जो है हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा जितना जल्दी आप उसको करा सकते हैं उतना जल्दी कराइए, क्योंकि आपके जो ग्राफ्ट जो लगते हैं उनकी भी हेल्थ जो है टाइम के साथ साथ वो जाती रहती है। तो अगर आप 30s या 35 या 40 अर्ली 40s में भी हैं, तो जितना जल्दी हो सकता है आप अपना ट्रांसप्लांट करा लीजिए। घर वालों ने स्टार्टिंग में कंसर्न किया था जब मैंने उनको बताया कि मैं ट्रांसप्लांट कराना चाहता हूँ, फिर उसके बाद रिसर्च करने के बाद, बहुत सारे रिजल्ट्स दिखाने के बाद, नाउ दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ईजिली हो जाएगा और कोई इसमें कुछ नहीं है, छोटी सी सर्जरी है। बस मुझे लगता है कि रूमर्स ज़्यादा हैं, है ना, तो इसलिए वो कॉन्फिडेंट है, बस मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ। एक अच्छे क्लिनिक और एक
बेकार क्लिनिक का डिफरेंस ये रहता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर्स, कहीं-कहीं पर आपको डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, टेक्नीशियंस अवेलेबल होते हैं। डॉक्टर्स के लिए वो अलग चार्जेस आपको बताएँगे, टेक्नीशियंस के लिए वो अलग चार्जेस आपको बताएँगे। तो वही है, क्यूएसटी में ऐसा कुछ नहीं था। क्यूएसटी में सिंपल सीधा-सीधा बोला गया था कि जो भी सर्जरी होगी वो डॉक्टर्स करेंगे। और दूसरा एक आप जब जाते हैं तो आपको मतलब खुद से ही एक पॉजिटिविटी आती है। जिस भी क्लिनिक को आप विज़िट करते हैं, जैसे भी आप कंसल्ट करते हैं, तो आप पहचान जाते हैं कि कहाँ क्या मेरे लिए बेस्ट रहेगा, क्या नहीं। नाउ आई एम गोइंग फॉर माय सर्जरी और जैसा भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा आई विल शेयर विद यू। थैंक यू। मुझे आज 4500 ग्राफ्स लगे हैं। सर्जरी वाज ऑसम। सभी का बिहेवियर बहुत अच्छा था, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी, टाइमली जो है खाना मिला और कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ा जाता। और स्टाफ इतना अच्छा है कि हर चीज़ में कोऑपरेट करते हैं, वेदर यू हैव टू गो टू वॉशरूम एंड अदर थिंग्स। पेन होता है, आप जस्ट बताइए कि पेन हो रहा है, वो टाइमली उसको रिजॉल्व कर देते हैं। पेन से रिलेटिंग मैं आपको ये बताऊँगा कि बस पेन तभी होता है कि जब आपको एनेस्थीसिया लगता है, उसके अलावा और कोई पेन नहीं होता। पूरी प्रॉपर मेडिकेशंस वगैरह होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो पेन तो ऐसा नहीं होता। एक्चुअली सोचा तो मैंने 2 इयर्स बिफोर था, बट जॉब की वजह से, काम की वजह से टाइम नहीं निकल पाया। और जब बॉल्डनेस का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया तो अब मैंने बस अब सोचा कि अब तो करा ही लेना चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। एक जो था कि हाँ कराएंगे फाइनली अब डन हो चुका है। अब बस रिज़ल्ट का वेट है और कुछ नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है। बस एक बार रिज़ल्ट और अच्छे आ जाएँ, जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे ही, वही मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस को बताएगा। प्रिकॉशंस डॉक्टर्स ने स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और फास्ट फूड, ऑयली फूड्स, स्पाइसेस, ये इन सब चीज़ों के लिए मना किया है। ये बस अभी थोड़े दिन के लिए सादा खाना खाना है, अराउंड 1 महीने के लिए। उसके बाद और हैवी वर्कआउट्स के लिए स्पेशली मना किया गया कि कोई भी स्पोर्ट हो गया, स्विमिंग हो गई, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। कैप पहनने के लिए बोला है, सर्जिकल कैप 2 वीक्स के लिए तो खास करके। और क्लीनिंग करने के लिए बोला है, थोड़ा सा वॉशिंग के लिए बोला है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दी गई है। तो 6-8 महीने के बाद मैं ऐसा ही देखना चाहूँगा जैसा मैं आज से 6-8 साल पहले लगा करता था। वही सेम हेयर स्टाइल और वही डेंसिटी मेरे बालों की जो थी, वही मैं वापस लाना चाहूँगा। मैं 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग देना चाहूँगा, बिकॉज जो हॉस्पिटैलिटी थी, जो वे ऑफ ट्रीटमेंट था, मतलब प्रोफेशनलिज्म पूरा था। ऐसा नहीं था कि डॉक्टर्स हैं, आपस में कोई पर्सनल टॉक्स हो रही होंगी, कुछ नहीं। बार बार आपसे पूछा जाता है सर पेन तो नहीं है, आपको वॉशरूम तो नहीं जाना है। सारी की सारी चीज़ें वो बहुत अच्छे से थी। आपको हर टाइम एक अटेंडेंट मिलता था जो आपको लेके जाता था। इवन ऐसे नहीं होता था कि आपको बता दिया जाए सर आप 3rd फ्लोर पे चले जाओ या 4th फ्लोर पे उन डॉक्टर से जाके मिल लो, कुछ नहीं। एक पर्सनली बस आपको एक बंदा अपॉइंट होता है, वो ही आपके सारी चीज़ें कराता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नाउ यू विल सी मी इन PRP सेशन। थैंक यू सो मच QXT। अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। This is how he looks now, young, energetic and confident with a perfectly framed facial features. लेकिन थोड़ा रिवाइंड करते हैं। ये है राहुल के स्कैल्प की 1 साल पहले की कंडीशन, जिसमें हेयरलाइन साइड से रिसीड हो चुकी थी और ओवरऑल स्कैल्प पर थिनिंग दिखाई देने लगी थी। लेकिन इससे भी पहले ऑलमोस्ट 7 years बैक 2018-19 में राहुल के स्कैल्प पर डेंस हेयर ग्रोथ थी और हेयरलाइन भी परफेक्टली डिफाइन थी। लेकिन फिर धीरे धीरे हेयर लॉस स्टार्ट हुआ और उनके स्कैल्प पर थिनिंग आने लगी और फिर हेयरलाइन रिसीड होना शुरू हो गई। लेकिन 2024 में राहुल ने डिसाइड किया कि वो फिर से अपने बालों को रिस्टोर करेंगे और एक राइट डिसीजन की वजह से वो अब एक बार फिर अपने बालों को जैसे चाहे वैसे स्टाइल कर सकते हैं। आपको राहुल की ट्रांसफॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। आज की इस वीडियो में हम राहुल की कंप्लीट हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी के बारे में जानेंगे। उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, QHT के साथ उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और कैसे मंथ बाय मंथ राहुल की हेयर ग्रोथ डेवलप हुई। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। पहले राहुल से जानते हैं उनके इनिशियल चैलेंजेस के बारे में। Hi everyone, my name is Rahul. I am facing hair loss since year 2019 and उसके बाद से सिचुएशन धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई। तो पहले तो नॉर्मल हेयर फॉल वगैरह होना,
उसके बाद धीरे धीरे मुझे ज़्यादा थिनिंग हुई। उसके बाद मैंने देखा कि जो बॉल्ड स्पॉट हैं, जैसे मेरे फ्रंटल हेयर लाइन का इशू धीरे धीरे स्टार्ट हुआ 2022 में, और 23 में मैंने अपना ट्रीटमेंट भी किया था एक डरमैट से। तो वहाँ पे मेरा ये सारा प्रोसीजर हुआ था, जहाँ पे मिनॉक्सिडिल, फिनिस्टाइड टैबलेट्स और पीआरपी वगैरह। लेकिन उनका एक्चुअल में सिचुएशन ऐसा है कि जितना हम उसको इस्तेमाल करते हैं, वो उसका जो बेनिफिट्स हैं वो केवल तभी तक रहते हैं। तो 6 to 8 मंथ के लिए मैंने वो इस्तेमाल करा था, तब तक कंडीशन ठीक थी। लेकिन उसके बाद मुझे गाज़ियाबाद मूव करना पड़ा अपनी स्टडीज़ के लिए। तो उसके बाद फिर मेरा थोड़ा गैप आ गया, तो जो कंडीशंस थी वो बिल्कुल रिवर्स हो गई थी। तो उसके बाद तो फिर ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलता रहा, 24 तक। तो फिर मैंने सोचा कि हेयर ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा। तो उससे पहले मैं काफ़ी सारी चीज़ें देख रहा था इसके रिगार्डिंग, इससे रिसर्च करना। मैंने खुद R&D कर रखी थी, तो मैंने काफ़ी सारे क्लिनिक्स गो थ्रू किए थे, जो दिल्ली में हैं वो भी। और फिर मैंने QST का नाम भी सुना था। फिर मैंने QST के बारे में उसकी वेबसाइट्स पे देखा, कुछ लोग हैं जिन्होंने रेफ़र कर रखा था, कुछ पेशेंट्स हैं, मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया। तो फिर मुझे इसके रिजल्ट्स काफ़ी रिलायबल लगे। मैं गो थ्रू हुआ, मैंने इनको कॉल किया, तो मेरी स्टाफ से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे चीज़ें सारी समझा दी थी। ये मुझे काफ़ी रिलायबल लगा और मेरे से थोड़ा पास भी था। तो फिर मैंने यहाँ पर मूव आने का सोचा, और अभी मैं प्रेजेंटली में QST में ही हूँ। तो अभी तो मैं इससे पहले 1 मंथ पहले कंसल्टिंग के लिए आया था QST। तो तब मेरी डॉक्टर्स और टेक्नीशियन से बात हुई थी, उन्होंने मुझे सारी चीज़ समझाई थी, मेरी पिक्चर्स वगैरह ली गई थी। उसके बाद डिस्प्ले पे उसको अच्छे से प्रोजेक्ट किया गया था, मुझे पूरा प्रोसेस समझाया था कि कैसे टेक्निक होगी, कितने दिन का प्रोसीजर होगा। तो जो स्टाफ था, जो टेक्नीशियंस थे, जो डॉक्टर्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिंग थे। मेरी जितनी भी उनसे बात हुई, उन्होंने मेरे सारे डाउट्स क्लियर करे, मुझे सारी चीज़ें बताई। मेरी बाकी के जो मैंने पेशेंट्स देखे थे, मैंने उनसे भी बात करी थी, तो उनका भी कहना था कि काफ़ी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है, काफ़ी हाइजीनिक है, कोई इशू नहीं है किसी चीज़ का। तो उसके बाद फिर मेरी जब डॉक्टर से बात हुई, तो उन्होंने मुझे ग्राफ्स के रिगार्डिंग बताया कि मेरा जो भी एरिया है, जैसे मेरा फ्रंट हेयर लाइन का है और मेरा मेन क्राउन रीजन है। तो उसके बाद फिर डॉक्टर्स ने मुझे समवेयर 4000 से 5000 के बीच में ग्राफ्स बताए हैं। तो उसके बाद वो सर्जरी के बाद पता चलेगा कि जैसे भी कंडीशन है वो आपको अपडेट मिल जाएगी। एक्चुअली मेरे जब मैं 19 या 20 के आसपास की एज में था, तो मेरे काफ़ी ज़्यादा डेंस हेयर थे। मतलब मेरे टेम्पल्स वगैरह, मेरी हेयर लाइन बहुत ही ज़्यादा थे कि काफ़ी लोग उस चीज़ को नोटिस करते थे, काफ़ी लोग एडमायर करते थे। तो उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें गई, तो मुझे उस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं था, ना मुझे कभी मैंने वो चीज़ फेस करी हो। मैं एक टाइम पे अगर बालों के लिए जाना जाता था कि हाँ इसके हेयर्स इतने अच्छे हैं, तो उसके बाद फिर मुझे अचानक से लोगों ने कहा कि यार तेरे बालों को कैसे कैसे दिक्कत हो रही है यार, ऐसा हेयर स्टाइल नहीं है जैसे तू पहले मेंटेन करता था। तो उसके बाद फिर मैंने देखा, और वो चीज़ मुझे भी नोटिस हुई। तो फिर स्टार्टिंग में इतना नहीं हुआ, लेकिन मैंने धीरे धीरे देखा, मुझे वो चीज़ एज अ कॉन्फिडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा सा लो महसूस करने लगा। फिर मैंने कैप वगैरह वियर करनी स्टार्ट की, तो मुझे वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा, फिर मैंने थोड़ा पब्लिक गैदरिंग, सोशल गैदरिंग में भी थोड़ा सा खुद को अवॉइड करा। मैं ज़्यादा जाना पसंद नहीं करता था। तो इसी वजह से इस चीज़ का थोड़ा सा पड़ता है, मेरे पे तो पड़ता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो मुझे तो इस चीज़ का इशू होता है, क्योंकि ये मुझे कॉन्फिडेंट फील कराता है। तो अभी मैं बस अपनी सर्जरी के लिए जा रहा हूँ, और आज मेरा सर्जरी का डे है। इसके बाद देखते हैं, फिर जैसे भी रिजल्ट आएगा वो आपको अपडेट मिल जाएगी। जो भी मेरा सर्जरी में एक्सपीरियंस रहेगा कि कैसा एटमॉस्फेयर है, कैसा पेन है, जो भी चीज़ें इंक्लूड हो रहेंगी, जो भी पर्सनल उस OT का एक्सपीरियंस रहेगा, वो मैं सर्जरी के बाद आपसे बिल्कुल शेयर करूँगा। मिलते हैं सर्जरी के बाद। राहुल के स्कैल्प को अच्छे से एनालाइज करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि राहुल की बॉल्डनेस डिफ्यूज ग्रेड 6 स्टेज की थी। डिफ्यूज स्टेज बॉल्डनेस होने की वजह से ओवरऑल स्कैल्प पर थिनिंग क्लियरली विजिबल थी, जिसमें उनकी हेयरलाइन फ्रंट से थिन हो गई थी और साइड से रिसीड हो चुकी थी, जिस वजह से फॉरहेड वाइड लगने लगा था। टेम्पल्स में भी डेंसिटी कम हो चुकी थी और ओवरऑल अपीयरेंस अनबैलेंस्ड लगने लगी थी। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थिनिंग विजिबल थी। इसके साथ क्राउन रीजन में भी थिनिंग क्लियरली विजिबल थी। लेकिन पॉजिटिव साइन ये था कि नेचुरल स्वर्ल पैटर्न अभी भी इंटैक्ट था। उनका डोनर एरिया जो स्ट्रॉन्ग और हेल्थी हेयर फॉलिकल से फुल था, जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आप भी मिड 20s में हेयर लॉस के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। इनिशियल स्कैल्प एनालिसिस के बाद राहुल की हेयरलाइन डिजाइन की गई। हेयरलाइन को राहुल के फेशियल फीचर्स,
एज और नेचुरल प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया। इसके लिए ग्लबेला पॉइंट से एक्यूरेट डिस्टेंस मेजर करके एक सॉफ्ट राउंड शेप हेयरलाइन प्लान की गई, जो फेस को नेचुरली बैलेंस्ड और यूथफुल लुक प्रोवाइड करती है। हेयरलाइन के साथ साथ टेम्पल एरियाज को भी केयरफुली डिजाइन किया गया ताकि फेस को प्रॉपर फ्रेमिंग और सिमेट्री मिल सके। ये मार्किंग सर्जरी के टाइम एज अ रोड मैप यूज होती है, जिससे डॉक्टर्स को प्रोसीजर के हर स्टेप की एग्जैक्ट प्लानिंग विजिबल रहती है और ग्राफ्ट प्लेसमेंट प्रिसीजन के साथ की जाती है। हेयरलाइन डिजाइन फाइनलाइज होने के बाद सर्जरी स्टार्ट हुई, जिसमें सबसे पहले रेसिपिएंट और डोनर एरिया में एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया गया ताकि प्रोसीजर कंप्लीटली पेनलेस और कंफर्टेबल रहे। हेयरलाइन जोन में स्लिट्स को क्लोज पैकिंग में इरेगुलर पैटर्न में क्रिएट किया गया था ताकि हेयरलाइन नेचुरल लगे। फ्रंटल एरिया में डेंस लुक क्रिएट करने के लिए भी स्लिट्स को क्लोज अलाइनमेंट में क्रिएट किया गया था ताकि फुलर लुक क्रिएट हो। स्लिट्स क्रिएट होने के बाद QHT टेक्निक को फॉलो करते हुए एक्सट्रैक्शन एंड इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। सर्जरी 10 to 12 आवर्स में कंप्लीट हुई, जिसके बाद राहुल ने अपना सर्जरी एक्सपीरियंस शेयर किया। टुडे आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड माय हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी और अभी मेरी सर्जरी को हुए अप्रॉक्स 15 to 20 मिनट्स हुए हैं। और आज मॉर्निंग में 7 का अपॉइंटमेंट था, तो उसके बाद फिर मैं OT गया, फिर वहाँ पे ड्रेसिंग वगैरह चेंजेस हुई और उसके बाद फिर पूरी चीज़ें एक एक करके प्रोसीड हुई। डॉक्टर्स ने मुझे एनेस्थीसिया वगैरह दिया, उसके बाद फिर मेरी सर्जरी कंप्लीट हुई। तो एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा था और स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव था और काफ़ी फ्रेंडली था। बीच बीच में डॉक्टर्स भी आते हैं, पूछते हैं कि किसी चीज़ की कोई इशू तो नहीं है, कोई पेन तो नहीं हो रहा, और मील भी मिलती है बीच में। ऐसा भी नहीं है कि अगर इस चीज़ का कोई इशू रहेगा, अगर आपको थोड़ा बहुत भी फील हो रहा है तो वो बीच में मील मिलती है। आपको कैसा भी पेन फील होता है आप बीच में बता सकते हैं और ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं रहती, क्योंकि बहुत ना स्टिच रहता है इसमें, ना कट रहता है इसमें। आपको बीच में वॉशरूम जाना है, वॉशरूम जा सकते हैं, फ्रेश होने जाना है, वहाँ जा सकते हैं। बीच में आपको ब्रेक मिलता है और हर थोड़ी देर बाद डॉक्टर पूछते रहते हैं। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। अब मैं नेक्स्ट टाइम जब PRP लेने आऊँगा उसके बाद देते हैं अपडेट। सर्जरी के दौरान हेयरलाइन जोन और टेम्पल एरियाज में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे ताकि हेयरलाइन सॉफ्ट, नेचुरल और एज अप्रोप्रिएट लगे और टेम्पल्स में नेचुरल सॉफ्ट डेंसिटी क्रिएट हो। मोस्ट अफेक्टेड फ्रंटल एरिया में जहां मैक्सिमम डेंसिटी की रिक्वायरमेंट थी, वहां डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स को क्लोज पैकिंग में इम्प्लांट किया गया था। इससे फ्रंटल जोन में स्ट्रॉन्ग कवरेज और नेचुरली डेंस अपीयरेंस अचीव होगी। इसके बियॉन्ड मिड स्कैल्प और क्राउन रीजन में भी प्लान्ड डेंसिटी के अकॉर्डिंग ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए ताकि फ्रंटल से क्राउन तक स्मूथ डेंसिटी फ्लो मेंटेन रहे। क्राउन रीजन में नेचुरल स्वर्ल पैटर्न को फॉलो करते हुए फॉलिकल्स को डिफरेंट एंगल्स और डायरेक्शंस में इम्प्लांट किया गया ताकि फाइनल रिजल्ट कंप्लीटली रियलिस्टिक लगे और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए सूटेबल होते हैं। सर्जरी के बाद हमारी फॉलोअप टीम राहुल के साथ कनेक्ट रही और डे टू डे अपनी प्रोग्रेस जानने के लिए राहुल ने हमें अपने स्कैल्प की पिक्चर्स भी शेयर करी थी। देन 2 months कंप्लीट होने पर राहुल ने PRP थेरेपी सेशन के लिए क्लिनिक विजिट किया था और साथ ही अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। जैसे अभी मेरा शेडिंग फेस चल ही रहा है और अभी मेरे लगभग 2 महीने हो चुके हैं सर्जरी को। तो स्टार्टिंग में शेडिंग फेस चलता है तो काफ़ी मतलब जो भी प्लांटेड हेयर्स हैं उसका थोड़ा सा हेयर फॉल वगैरह होता है। उसके बाद जो ग्रोथ है वो लगभग 3rd मंथ के लास्ट तक या उसके बाद से स्टार्ट होती है। तो बीच बीच में QHT की टीम कांटेक्ट करके सारी चीज़ें गाइड करती रहती है कि स्टेप बाय स्टेप कैसी चीज़ें करनी है, कैसे नहीं करनी। और बाकी अभी मेरी कंडीशन बिल्कुल ठीक चल रही है। डोनर एरिया कम्प्लीटली हील हो चुका है और जो मेरा शेडिंग फेस है वो भी ऑलमोस्ट एंड होने वाला है और अब रीग्रोथ फेस के लिए मैं अपना वेट कर रहा हूँ। 2 months में स्कैल्प पर शेडिंग विजिबल थी, जिसमें राहुल के 90% फॉलिकल्स शेड हो चुके थे, जो हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस का एक्सपेक्टेड पार्ट है। पॉजिटिव साइन ये था कि ट्रांसप्लांटेड एरिया में कोई रेडनेस, इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन विजिबल नहीं थी। स्कैल्प अच्छी तरह से हील हो चुका था, जो प्रॉपर पोस्ट ऑपरेटिव केयर और स्मूथ रिकवरी को इंडिकेट करता है। नेटिव फॉलिकल्स अपने नेचुरल पेस पर ग्रो कर रहे थे। साथ ही डोनर एरिया कंप्लीटली हील हो चुका था और एक्सट्रैक्शन के कोई प्रोमिनेंट मार्क्स प्रेजेंट नहीं थे। ओवरऑल रिकवरी ट्रैक पर थी। इसके बाद राहुल ने 4 months कंप्लीट होने पर क्लिनिक विजिट किया था। चलिए जानते हैं कि स्कैल्प पर इनिशियल बेबी हेयर ग्रोथ देखकर उन्हें कैसा फील हो रहा है। जैसे कि मेरी सर्जरी को आज 4 months कंप्लीट हो गए हैं, तो आप मेरी प्रेजेंट की कंडीशन देख सकते हैं। मेरे ट्रांसप्लांट हेयर लाइन पर, यहाँ टेम्पल्स पर और इधर मिड और क्राउन में हुआ था। तो प्रेजेंट कंडीशन आप देख सकते हैं। मैंने जो भी प्रिकॉशंस वगैरह थे वो अच्छे से फॉलो किए और अभी मैं अपने आगे के रिजल्ट्स का वेट कर रहा हूँ। 4 months में शेडिंग फेज ओवर हो चुका था
और फॉलिकल्स ग्रोथ फेज में ट्रांजिशन कर चुके थे। इस स्टेज पर स्कैल्प पर न्यू हेयर ग्रोथ क्लियरली विजिबल थी। वॉल्यूम अभी लिमिटेड थी, जो इस स्टेज पर कंप्लीटली नॉर्मल हैं। कमिंग मंथ्स में ये ट्रांसप्लांटेड हेयर ग्रेजुअली मैच्योर होंगे, थिकनेस और स्ट्रेंथ गेन करेंगे, जिससे वॉल्यूम और कवरेज में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। 12 मंथ्स में राहुल का लुक इंप्रेसिवली ट्रांसफॉर्म हो चुका है। परफेक्टली डिफाइंड हेयरलाइन और नेचुरली डिजाइन टेम्पल्स उनके फेशियल फीचर्स को ब्यूटीफुली फ्रेम कर रहे हैं, जिससे उनकी ओवरऑल अपीयरेंस में एक यूथफुल और कॉन्फिडेंट चार्म क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर आप भी अपने लुक्स को लाइफ टाइम के लिए चेंज करना चाहते हैं तो आज ही अपना सर्जरी स्लॉट बुक करें या फिर QHT क्लिनिक की अपने नियरेस्ट ब्रांच पर विजिट करें। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।